सो गुड मॉर्निंग गाइज और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 6 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि भारत का पहला सोशल मीडिया एप्लीकेशन जिसका नाम है एलिमेंट, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। तो अभी एम वेंकैया नायडू जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत का पहला सोशल मीडिया एप्लीकेशन जिसका नाम है एलिमेंट, इसको लॉन्च किया है। तो जो यूजर्स होंगे उनको इस एप्लीकेशन में चैटिंग करने के साथ साथ ई कॉमर्स की सुविधा भी दी जाएगी। ये एप्लीकेशन 8 से ज्यादा भाषाओं को, लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है। साथ में इसमें वीडियो और ऑडियो कॉलिंग की भी आपको सुविधा मिलेगी। और यहीं पे इसके साथ साथ मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भारत को डिजिटल और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा, जिसमें लोगों को मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया या फोटो वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन बनाना होगा और जो इसमें विजेता रहेगा उसको 20 लाख रुपए तक का इनाम मिलेगा। और इस चैलेंज का, इस कंपटीशन का जो स्लोगन है, जो नारा है, वो रहा है मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इस प्रश्न के साथ ये मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी है, इसे ध्यान रखना। अच्छा, प्रश्न में जो बात हुई है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी की, तो इनसे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। एक तो 2-3 दिन पहले ही हमने पढ़ा था इनके बारे में। अभी इन्होंने एक बुक भी लॉन्च की थी और बुक का नाम क्या था? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन। लॉन्च तो इन्होंने किया था एम वेंकैया नायडू जी ने, लेकिन इसको लिखा किसने था? CAV पट्टाभीराम ने। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जब वेंकैया नायडू जी के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था तो अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए इन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम क्या था? लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग। और उस बुक को लॉन्च किया था हमारे जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, अमित शाह, उन्होंने। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंद्र वज्र नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा बिहार सरकार ने। एक्चुअली में पिछले महीने बिहार में एक ही दिन में बिजली गिरने से 103 लोगों की मौत हो गई थी। तो अब बिहार की सरकार की जो आपदा प्रबंधन टीम है उसने इंद्र वज्र नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो ये एप्लीकेशन क्या करेगी? बिजली गिरने से 40 से 45 मिनट पहले आपको अलर्ट दे देगी कि आप जहां पर भी हैं उसके आसपास के 20 किलोमीटर के एरिया में बिजली गिरने वाली है। उसके बाद लोग अलर्ट हो जाएंगे और अपना बचाव कर पाएंगे। अब बात बिहार की है तो ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल पटना है और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? संजय करोल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और गवर्नर है फागू चौहान। अच्छा, बिहार दिवस कब मनाते हैं ये पॉइंट भी याद रखो। 22 मार्च को मनाते हैं। और 22 मार्च को एक और इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखना, बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र यानी कि रिहेबिलाइजेशन सेंटर। और मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। बिहार की है। और किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। वैसे पिछले साल हम लोगों ने पढ़ा था कोसी मोची जोड़ परियोजना को मंजूरी मिल गई है। उसके अलावा याद रखना, भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपका बिहार में है, जिसका नाम है विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और अभी आपको याद भी होगा, पटना में ही भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी खुला है। और बिहार में एक नेशनल पार्क है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये एक ही नेशनल पार्क है बिहार में जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स जिसका नाम है यूनिसेवियर उसको डेवलप किया है? तो आंसर होगा IIT रुड़की। तो अभी IIT रुड़की के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक डिसइंफेक्शन बॉक्स डेवलप किया है जिसकी मदद से सुरक्षा उपकरणों को आसानी से सैनिटाइज किया जा सकेगा। और इस बॉक्स का नाम क्या रखा है? यूनिसेवियर। अच्छा, IIT रुड़की से कुछ याद आ रहा है आपको? आपको याद होगा, प्राणवायु नाम का लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया था इसने। उसके अलावा IIT रुड़की के एक प्रोफेसर ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था जिससे 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगाया जा सकता है एक्सरे स्कैन को यूज करके कि उसमें कोरोना है या नहीं है उस व्यक्ति में। उसके अलावा IIT मद्रास। अच्छा, IIT मद्रास तो काफी कारणों से न्यूज में था। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण, अभी इसने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री कोर्स शुरू किया, पढ़ा था हम लोगों ने। उसके अलावा भारत की पहली हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन यहीं पे किया जाएगा। और जो भी HRD मंत्रालय ने जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जारी की थी उसमें ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास टॉप पे रहा था। तो ये याद रखना। उसके अलावा IIT बॉम्बे, अभी इसने ध्रुव नाम से एक चिप डेवलप की है और क्वारंटाइन एप्लीकेशन भी बनाया था इसने, और एक आयुसिंक नाम से डिजिटल स्टेथोस्कोप भी बनाया था। और IIT गुवाहाटी ने फ्लाइजी नाम से मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया था।
वैसे अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, जनवरी से लेकर जून तक जितने भी IITs न्यूज में रहे थे उसका मैंने सेपरेट ऑडियो और वीडियो भी बना दिया है। अगर वो आपने नहीं सुना तो ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। और गाइस शाम को भी एक वीडियो आएगा, शाम को 6 बजे वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा, जिसमें हम जून मंथ के 4th वाले वीक का जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है वो हम कवर करेंगे। और इस वाले पार्ट में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन भी थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे, लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन है। आप क्या करें, क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है तो उनको कम तो नहीं कर सकते हैं। और इसी पार्ट के साथ आपके जून मंथ के सारे वीकली वाले पार्ट खत्म हो जाएंगे। तो शाम को वीडियो देखने के लिए जरूर आना, वेट करेंगे हम आपका। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल, उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया है। और इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया सरदार पटेल कोविड सेंटर। इसमें आपको 10,000 बेड की सुविधा मिलेगी। अच्छा, वैसे आपको याद होगा कुछ समय पहले इस सेम क्वेश्चन को मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे बड़ा जो कोविड के लिए अस्पताल बनेगा वो दिल्ली में बनाया जा रहा है, और इसको जुलाई में शुरू भी कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी इसका नामकरण कर दिया गया, और इसका नाम आपको ध्यान रखना है, नाम ही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपको ये याद रहेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल या सेंटर कहाँ पे खोला गया या कहाँ पे बना है, तो दिल्ली में बना है। और इसका नाम क्या है? सरदार पटेल कोविड सेंटर, सरदार पटेल जी के नाम पे रखा है। और दिल्ली की बात है तो दिल्ली तो अभी वैसे काफी कारणों से न्यूज में रहा है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो, अभी दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। उसके अलावा कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि दिल्ली में स्टूडेंट्स के लिए लीड पोर्टल को लॉन्च किया था डेप्यूटी CM और जो हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने। उसके अलावा अभी दिल्ली में ही पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान भी शुरू किया गया था। उसके अलावा इंडियन ऑयल और NTPC मिलकर के दिल्ली के ओखला में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी बनाएंगे। और अभी दिल्ली की गवर्नमेंट ने एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उसके अलावा ऑपरेशन शील्ड भी लॉन्च किया था। उसके अलावा एक 5T प्लान भी शुरू किया था कोविड-19 के स्प्रेड को, उसके प्रसार को फैलने से रोकने के लिए। और यहीं का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उसका नाम बदल करके अरुण जेटली जी के नाम पे रखा गया। और नाम बदलने की बात है तो एक और पॉइंट बताऊंगा, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, उसका नाम भी बदल करके सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। और IIT दिल्ली अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसने प्रकृति नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया था कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस एयरलाइन ने टफ कुकी नाम से एक स्कीम शुरू की है? तो आंसर होगा इंडिगो ने। तो एयरलाइन इंडिगो ने ही टफ कुकी नाम से एक स्कीम शुरू की है। तो इस स्कीम में क्या होगा? कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई में जो अहम भूमिका निभा रहे हैं हमारे डॉक्टर और जो नर्सेज, उनको 2020 के आखिरी तक हवाई यात्रा में 25% की छूट दी जाएगी, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में वो सबसे आगे हैं। तो सिंपल सा याद रखना, डॉक्टर्स को छूट देंगे हवाई यात्रा में कौन? इंडिगो। कितने प्रतिशत की? 25% की। और इस स्कीम का नाम क्या है? टफ कुकी। बाकी एयर इंडिया, अच्छा एयर इंडिया भी न्यूज में था, मैं आपको बताता हूँ किन किन कारणों से। सबसे पहले तो याद रखो कि नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान भरने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी थी ये। उसके अलावा टैक्सी बोट को यूज करने वाली भी पहली एयरलाइन बनी थी ये। और लास्ट ईयर गुरु नानक जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए इसने अपने प्लेन के जो पीछे टेल होती है ना, वहां पे ओमकार का चिन्ह लगाया था एयर इंडिया ने ही। अच्छा, इंडिगो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और इसके CEO है रोनो दत्ता। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वीडियो KYC के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? तो आंसर होगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। KYC मतलब होता है नो योर कस्टमर। तो जब भी आप जैसे बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हो तो KYC करवाना जरूरी होता है RBI के नियमों के अनुसार। लेकिन अभी तक क्या होता था, आप KYC करवाओगे तो आपको बैंक जाना पड़ता था। लेकिन अब आप अगर अपना खाता इक्विटास स्मॉल फाइनेंस में खुलवाने जा रहे हो तो KYC के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। तो अब आप घर पे बैठे बैठे वीडियो KYC की सुविधा ले सकोगे। अच्छा, डेली अगर आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ रहे होंगे तो वीडियो KYC से अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन पढ़ाए।
एक तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सेविंग अकाउंट्स के लिए वीडियो केवाईसी शुरू करने वाला पहला आपका बैंक कौन सा बना है, तो कोटक महिंद्रा याद रखो। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक ने भी शुरू कर दिया है, और अब ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा चेन्नई में। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और इसके एमडी सीईओ हैं वासुदेवन पीएन। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी किस राज्य की सरकार ने आस पास नाम से हेल्पलाइन सर्विस शुरू की है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। अब ये है क्या हेल्पलाइन, किसके लिए है? एक्चुअली मध्य प्रदेश में सुसाइड के केसेस काफी बढ़ गए हैं, तो उन सुसाइड केसेस को, उन आत्महत्याओं की घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए, उनको रोकने के उद्देश्य से ये हेल्पलाइन सर्विस शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने, ताकि जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और ये कदम उठा लेते हैं या कोई और कारण से वो आत्महत्या करना चाहते हैं, तो उनकी मदद की जा सके, ताकि वो आत्महत्या सुसाइड जैसा कदम न उठाएं। तो मध्य प्रदेश की बैतूल जिले की पुलिस ने इसको शुरू किया है। अब बात मध्य प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल इसकी भोपाल है। कई बार आपको बता चुका हूं, भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये आपका भोपाल में ही खुला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, और गवर्नर देखो वैसे तो अभी तक लालजी दास टंडन यहाँ पे हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा था इनका इलाज चल रहा है, इसीलिए जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उसको मध्य प्रदेश के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस दे दिया गया। बाकी अभी हम लोगों ने पढ़ा था मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू की है, और मध्य प्रदेश ने ही निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी शुरू की थी। और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने कक्षा 5वीं तक ऑनलाइन क्लासेस को बैन कर दिया था, इससे पहले कर्नाटक भी कर चुका है। अभी इन्होंने मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना भी शुरू की थी। कुछ और योजनाएं और अभियान मैं आपको बताता हूं मध्य प्रदेश सरकार से, ध्यान से सुनना। अभी इन्होंने श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया था, एक बुखार क्लिनिक सेवा भी शुरू की थी, और दीदी वाहन सेवा भी यहीं पे शुरू की गई थी। उसके अलावा रोजगार सेतु योजना शुरू हुई थी, एफआईआर आपके द्वार योजना शुरू हुई थी। उसके अलावा मध्य प्रदेश के जो पुलिसकर्मी हैं उनको कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा, ऐसी घोषणा भी हुई थी। चरण पादुका पहल भी शुरू हुई थी, और मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना भी शुरू हुई थी। उसके अलावा मैंने आपको बताया था शिशु मृत्यु दर में सबसे टॉप पर है, यानी कि सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर है आपके मध्य प्रदेश में। अभी यहीं पर ही थैंक्स मॉम वृक्षारोपण अभियान भी शुरू हुआ था, और एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना भी शुरू हुई थी। उसके अलावा संजीवनी वाहन सेवा शुरू हुई थी, और कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना भी शुरू हुई थी। और जीवन अमृत योजना की बात कर लें या जीवन शक्ति योजना की बात कर लें, यहीं पे शुरू हुई थी। उसके अलावा मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य भी बना था मध्य प्रदेश। एक रेडियो स्कूल सेवा भी यहीं पे शुरू हुई थी। कुछ नेशनल पार्क्स में आपको बताऊं तो एक तो याद रखो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये रॉयल बंगाल टाइगर्स की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। कान्हा नेशनल पार्क आपको मिलेगा, यहाँ पे वन विहार नेशनल पार्क मिलेगा, संजय नेशनल पार्क मिलेगा, माधव नेशनल पार्क हो गया, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी खेल मंत्रालय ने जूनियर खिलाड़ियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो आंसर होगा टॉप्स योजना। टॉप्स मतलब होता है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। और अभी जो हमारे खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने कहा है कि 2028 तक देश को ओलंपिक चैंपियन बनाने के उद्देश्य से जूनियर एथलीटों के लिए ये टॉप्स योजना शुरू की जाएगी। और इस टॉप्स योजना का देखो मुख्य उद्देश्य तो यही है कि 2028 ओलंपिक में भारत को टॉप 10 के अंदर लेकर के आना। और अभी जो फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार का आयोजन किया गया, वहीं पे इसकी घोषणा की गई थी। और इस वेबिनार में मैं आपको बता दूं, जो हमारे एचआरडी मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, साथ में जो हमारी बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु, और भारतीय फुटबॉल टीम के जो कैप्टन है सुनील छेत्री, उन्होंने भी इस वेबिनार में हिस्सा लिया था। अच्छा, वैसे ये टॉप्स योजना कोई नई योजना नहीं है, आपने पहले भी इसके बारे में सुन रखा होगा, लेकिन पहले ये सीनियर खिलाड़ियों के लिए चलती थी और अब ये जूनियर खिलाड़ियों के लिए भी शुरू हो जाएगी। होता क्या है इस योजना में, तो सिंपल सा ये है कि जो बेस्ट, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं ना, उनको सेलेक्ट किया जाता है, फिर उन्हें इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है, सुविधाएं दी जाती है, उनको कुछ फाइनेंशियल सहायता भी मिलती है ताकि वो मेडल पाने में सफल रहे। अच्छा, 2028 के ओलंपिक होंगे कहाँ पे? ये लॉस एंजलिस में होंगे, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ दवाओं की पहचान करने के लिए शुरू की गई ऑनलाइन प्रतियोगिता का नाम क्या है, तो आंसर होगा ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन। तो दवाओं की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल जिसका नाम है ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 उसको लॉन्च किया गया है। और इस पहल को जो हमारे स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और जो रमेश पोखरियाल निशंक है, ये हमारे एचआरडी मंत्री हैं, इन्होंने शुरू किया है। तो कोई भी प्रोफेशनल या रिसर्चर्स या कोई भी स्टूडेंट दुनिया भर में से कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या नाम है इसका? ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन। बढ़ते हैं आगे।
फिर हाल ही में किस देश में G4 स्वाइन फ्लू वायरस मिला है? तो आंसर होगा चाइना में। तो अभी चाइना के वैज्ञानिकों को स्थानीय सुअरों में एक नया वायरस मिला है और ये वायरस इंसानों में भी फैल सकता है और जानलेवा महामारी फैला सकता है, जिस तरह से इन्होंने कोरोना वायरस फैलाया है। तो ये जो स्वाइन फ्लू है इसका नाम क्या रखा है? G4। और ये H1N1 जो स्वाइन फ्लू है उसी का ही आनुवांशिक वंशज है। अब बात चाइना की है तो ये रहा मैप में चाइना। वैसे कल भी हम लोगों ने चाइना के बारे में पढ़ा था। कैपिटल बीजिंग है और याद रखना जो 2022 में आपकी विंटर ओलंपिक्स होंगे वो बीजिंग में ही होंगे, जिसके दो शुभंकर होंगे, एक है बिंग ड्वेन ड्वेन और एक है शुएन रॉन रॉन। यहाँ की करेंसी है रेनमिनबे और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं। इसके अलावा कुछ गेम्स जो आपके चाइना में होने वाले मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। 2022 में एशियन पैरा गेम्स होंगे चाइना में और जिसका शुभंकर रखा गया है फेई फेई को। उसके अलावा तीसरे एशियन यूथ गेम्स ये 2021 में होंगे चाइना के शांटाओ में और 19वें एशियन गेम्स 2022 में होंगे, ये चाइना के हांगझाओ में होंगे, जिसका शुभंकर है स्मार्ट ट्रिपलेट। बाकी बीजिंग तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बीजिंग ओलंपिक तो। उसके अलावा कल हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसको यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च किया था। रिपोर्ट का नाम था ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट। मतलब 2019 में सबसे ज्यादा ई वेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो किस देश से आया, किस देश ने निकाला? तो चाइना उसमें टॉप पे रहा, भारत तीसरे स्थान पे था। उसके अलावा अभी हमने पढ़ा था चाइना के जो बैडमिंटन प्लेयर हैं लिन डेन, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है और चाइना जो है ना वो शस्त्र व्यापार संधि यानी कि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में शामिल होगा। और चाइना के पहले मंगल अन्वेषण मिशन यानी कि मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन का नाम क्या है? तियानवेन-1 है। उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय पेटेंट फिलिंग के मामले में भी चाइना टॉप पे रहा था और चाइना ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया था, उसका नाम क्या है? AR-500C। तो ये भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस राज्य में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा? तो आंसर होगा राजस्थान में। राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं, और वहीं पे बनाया जाएगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जो 100 एकड़ की जमीन पे बनेगा। लागत 350 करोड़ रुपए आएगी इसमें और इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो है 75,000, मतलब 75,000 लोग बैठ करके देख सकते हैं। अच्छा, ये तो दुनिया का तीसरा है। पहला वाला भी भारत में ही है जिसे मोटेरा स्टेडियम कहते हैं। वैसे इसका नाम चेंज हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम इसका अब नाम हो गया, जो कि अहमदाबाद गुजरात में आपको मिलेगा। और इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो है 1,10,000। इतने लोग बैठ के देख सकते हैं, इतनी बैठक क्षमता है। दूसरे नंबर पे आता है मेलबोर्न स्टेडियम, जिसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 1.02 लाख, मतलब इतने लोग बैठ करके देख सकते हैं। और तीसरा हमने देखा बनेगा जयपुर में, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी है 75,000। तो जयपुर के पास एक चौपा गांव है, वहां पे इसको बनाया जाएगा। अब बात राजस्थान की हो गई तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल क्या है इसकी? जयपुर ही है, जहां पे ये बनेगा। और अभी आपको याद होगा जयपुर के परकोटे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्र और यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम है इंद्रजीत मोहंती। अभी आपको याद होगा अशोक गहलोत जी ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की थी और राजस्थान में ही ऑपरेशन डेजर्ट चेज भी शुरू हुआ था। उसके अलावा राजकॉप सिटीजन एप्लीकेशन की बात कर लें या स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात कर लें या आयु एवं सेहत साथी एप्लीकेशन की बात करें, ये सब यहीं पे शुरू हुए थे। उसके अलावा याद रखना जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य भी आपका राजस्थान ही है। और जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो ओम बिरला जी हैं, वो यहीं से हैं, कोटा से। कोटा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो चंबल नदी के किनारे स्थित है। और राजस्थान में आपको 3 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स। तो ये भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में गुजरात के किस शहर में धनवंतरी रथ मोबाइल वैन को लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा अहमदाबाद में। तो ये जो धनवंतरी रथ मोबाइल वैन है तो ये शहर में लोगों के घर घर जाकर के नॉन कोविड हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करेगी। नॉन कोविड हेल्थ सर्विस मतलब हो गया जिन्हें कोरोना वायरस की बीमारी नहीं है, उन्हें कोई और दूसरी बीमारियां हैं जैसे कि बीपी की, शुगर की या हार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है और वो हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, संक्रमण होने का डर है उन्हें, तो ऐसे में उन लोगों के घर तक जाकर के उनका इलाज किया जाएगा। अच्छा, अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? तो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। बाकी ये जो शहर हैं ये भी गुजरात की है, जैसे कि भावनगर की बात करेंगे। अच्छा, आपको याद होगा विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल ये कहाँ पे बनाया जाएगा? भावनगर बंदरगाह में बनाया जाएगा। उसके अलावा गांधीनगर की बात करेंगे जो अमित शाह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहीं से भारत की पहली बैटरी ऑपरेटेड सिटी बस सेवा शुरू हुई थी। और लोथल की बात करेंगे तो भारत का पहला समुद्री संग्रहालय यहीं पे स्थापित किया जाएगा।
अच्छा, जब आपने प्रश्न पढ़ा होगा तो आपको कुछ याद आ रहा होगा। फिर से पढ़िए प्रश्न कि गुजरात के किस शहर में धनवंतरी रथ मोबाइल वैन को लॉन्च किया गया। तो धनवंतरी से आपको कुछ याद आना चाहिए। चलो ये प्रश्न मैं आप ही से पूछता हूँ, आप मुझे बताओ अभी दवाओं की होम डिलीवरी करने के लिए किस राज्य सरकार ने धनवंतरी योजना को शुरू किया था। तो प्रश्न इंटरेस्टिंग है, देखते हैं किस किस को आंसर आता है। इसके अलावा एक और प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे, ये भी बताओ कि किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन इसको किसने लॉन्च किया था। दूसरा वाला प्रश्न तो आसान है, आप कर दोगे, पहला वाला देखते हैं किसको आता है। तो अब बात कर लेते हैं कल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि किसे 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो सही उत्तर था फ्रेया ठकराल को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज एक बार चेक कर लीजिए, आपने वीडियो को लाइक तो कर दिया है ना, एक थम्स अप जरूर दीजिएगा अगर लाइक नहीं किया है तो, और इसे शेयर करना भी मत भूलिएगा प्लीज। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।